तादाद मालूम नहीं है। कई दर्जन लोग गिरफ्तार हैं, उसमें MNA MPA भी शामिल हैं। महमूद खान अचकज़ई मुल्क की सतह का पूरे अपोजिशन का इजलास तलब करें। इन बहरानों का मदावा करने के लिए हम बैठे हैं। 7 अगस्त को इंशाअल्लाह ताला तमाम बड़ी शाहराहें पाकिस्तान की बंद की जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर रखा था, क्योंकि उनके बानी चेयरमैन इमरान खान की गिरफ़्तारी के 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। पेशावर में एक जलसा हुआ, लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज भी हुआ, गिरफ़्तारियाँ भी हुई। लेकिन एक अहम तरीन चीज़ जो हमने नोट की है वो ये किया है कि जिस तरह लाहौर में पंजाब पुलिस ने यानी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने तहरीक-ए-इंसाफ को आड़े हाथों लिया, बिल्कुल उसी तरह कराची में जो सिंध पुलिस है यानी कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत, उसने कराची में भी तहरीक-ए-इंसाफ वालों को बहुत आड़े हाथों लिया। और एक इसमें एक वाक़या ये भी हुआ कि लाहौर में जो वकला हैं उनको गिरफ़्तार करते करते लाहौर पुलिस जो है उसने सहाफ़ियों की भी खूब फेंटी लगाई। तो आज पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ शहर हैं वहाँ पे हमने देखा कि आंसू गैस के शेल भी चल रहे थे, सहाफ़ियों को मार भी पड़ रही थी। और जो नए सूबों की बहस है वो आज के दिन काफ़ी पसमंद गई है। लेकिन ज़ाहिर बात है अभी भी उस पर गुफ्तगू तो हो रही है। और जमात इस्लामी ने 7 अगस्त को पूरे पाकिस्तान की सड़कें बंद करने का ऐलान कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उन्होंने 8 अगस्त को पूरे मुल्क में हड़ताल की कॉल दे दी है। तो ये मामलात किधर जा रहे हैं, इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है राना सनाउल्लाह साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सेनेटर पलवशा खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं, और जनाब सेनेटर ओन अब्बास भप्पी साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि नए सूबों की बहस में ये लग रहा था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में काफ़ी इख्तलाफात हैं। लेकिन आज जो तहरीक-ए-इंसाफ का जो एहतजाज था, लाहौर में था या कराची में था या कहीं पर भी था, तो उसमें तो तहरीक-ए-इंसाफ और तहरीक-ए-इंसाफ को दबाने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी काफ़ी मुत्तहिद नज़र आ रही थी। दोनों सूबाई हुकूमतों ने काफ़ी आड़े हाथों लिया तहरीक-ए-इंसाफ को। आइंदा भी ऐसा ही होगा? जी बिल्कुल, अगर कोई जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का हाल पैदा करेगा तो सूबाई हुकूमतें जो हैं वो क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की ज़िम्मेदार होती हैं, तो उन्हें जो है वो कानून के मुताबिक, मैं ये नहीं कहता कि आड़े हाथों या किन हाथों से लेना चाहिए, लेकिन बहरहाल उन्हें जो है वो अमन व अमान के क़याम के लिए जो है वो ऐसे लोगों को जो उसमें मुखल हो रहे हों तो उनके साथ जो है वो कानून और रूल्स के मुताबिक जो है वो पेश आना चाहिए। अच्छा जी, पलवशा खान साहबा, इख्तलाफात अपनी जगह पे, ये जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन था उस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के ख़िलाफ़ सख्त बयान देते रहे। आज तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ मुत्तहिद नज़र आ रहे हैं दोनों। नहीं, देखिए कोई इत्तेहाद तो नहीं है, ये एक सिचुएशन है, दोनों जगह पे एक हालात पैदा हुए। और अगर पुलिस के साथ कोई झड़पें हुई हैं तो वो भी आजकल एक हिस्सा ही है एहतजाज का ही। लेकिन बहरहाल इसमें कोई आपस में मिलकर तो बात हुई नहीं। जो हमारे आपस के इख्तलाफात हैं वो इलेक्शंस हों या जिस भी मामले पर हैं, फ़िलहाल वो तो अपनी जगह हैं। उसका इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ के किसी भी मुजाहिरे से कोई ताल्लुक़ या लिंक नहीं है, तो वो अपनी जगह पे खड़े हैं। अच्छा, तो आज बयानबाजी नहीं हुई बहरहाल। अच्छा, तो ओन अब्बास भप्पी साहब, आपको क्या लग रहा है कि आज तहरीक-ए-इंसाफ ने जो एहतजाज की कॉल दी थी, कितने कामयाब रहे आप? और बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसके पास तो एक सूबे में हुकूमत भी है, इसके बावजूद कोई बड़ा एहतजाज नहीं कर पा रही, जबकि आज़ाद कश्मीर में कई महीनों से लोग जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, उनके पीछे कोई हुकूमत नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो इतने महीनों से लगे हुए हैं, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ नहीं कुछ कर पा रही। इसकी क्या वजह है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, एक चीज़ तो कम से कम कंफर्म हो गई है कि हो सकता है कि बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी कि ये नस्ल दर नस्ल फॉर्म 47 की पैदावार है, हो सकता है जो राना सनाउल्लाह साहब और ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि अगर आपने अरबों की करप्शन ढूंढनी हो तो आप जाके पीपल्स पार्टी की तरफ निशान करके कहा था कि इनसे ढूंढ लीजिए। लेकिन कम से कम दोनों पार्टीज इस पे इत्तफाक करती हैं कि अगर पंजाब में कोई पुरअमन मुजाहरा करेगा तो उसको आड़े हाथों लिया जाएगा।
इस पे इत्तफाक है कि ठीक है हम चोर हो सकते हैं, कोई वोटों का चोर होगा, कोई नोटों का चोर होगा, लेकिन कम अज़ कम तहरीक इंसाफ अगर इमरान खान की कैद तन्हाई पे अगर 3 साल बाद एक पुरअमन एहतजाज किसी चौक, किसी गली, किसी सड़क पे, साइड पे करना चाहे, उसको इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये शायद इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है और ये दहशतगर्द जमात है। जहाँ तक कश्मीर की बात है, जैसे मीर साहब थोड़ा सा कंपैरिजन ज़रा डिफरेंट है। जब कश्मीर की बात होती है तो वहाँ पे शायद अभी तक ये 9 मई के मामला नहीं है। हमें तो 3 साल से जिस तरीके से PTI को ट्रीट किया गया, इस तरह तो पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात को नहीं किया गया। हमें तो एक लेबल कर दिया गया कि एक ये दहशतगर्द लोग हैं और इनकी किसी भी किस्म, मतलब आप छोड़ें, आज अगर हम लाहौर में मीनार पाकिस्तान जलसा भी करना चाहें हमें इजाज़त नहीं मिल सकती, क्योंकि हम जमात ही नहीं ना, हमारे पास तो ना बल्ला है, ना हम इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, ना हमारे तो लोगों को सेनेट और कौमी असम्बली में जब इमरान खान का नाम लिया जाता है उस पर भी बीप लगा दी जाती है। सो जिस जमात को इतनी आज़ादी ना हो वहाँ पर आप देयर इज़ हार्ड टू कंपेरिजन। दूसरी बात आपने कहा कि क्या वो जो आज मुजाहरा वो कैसा रहा, मैं अगर समझता हूं तो शायद इससे बेहतर मुजाहरे और हो भी नहीं सकते थे। आप देखिए 3 साल में जिस तरीके से PTI ने रजिस्ट किया है इस मुल्क में, जहां पे ज़रा भर हमें पॉलिटिकल स्पेस से अरबाब इक़्तिदार की तरफ से नहीं दी जा रही थी। अगर आप पीछे हिस्ट्री में जाल के देखें तो जब PML पे बुरा वक्त आता था तो PMLQ निकल आती थी, पीपल्स पार्टी पे आता था पीपल्स पार्लियामेंटेरी निकल आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह PTI आज भी किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी सूरत में इस पूरे निज़ाम को फेस कर रही है। अभी भी निज़ाम अगर कहीं ना कहीं लड़ के आपस में झगड़ रहा है तो अपोजिशन की सूरत में उनको एक ही निज़ाम का चैलेंज है, वो इमरान खान है। और एक आखिरी सवाल मीर साहब, मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। हम 3 साल गुजार चुके, खान साहब ने 3 साल जेल में गुजार रही है। आज हमने जो प्रोटेस्ट किया वो इसलिए नहीं था कि 3 साल से जेल में रखा, कैद तन्हाई की जो तकलीफ है शायद उसको एक्सप्लेन कोई आम इंसान नहीं कर सकता। मैं आंग सान चुई की देख रहा था, वो जो बीबी जो वियतनाम में गिरफ्तार हुई हैं म्यांमार में, अभी देख रहा था कि वहाँ पे UN के लोग मिलने गए, ह्यूमन राइट्स वाले मिलने जा रहे थे और दुनिया ने अफसोस का इजहार किया कि जी देखिए उसको अकेला रखा गया। अच्छा, मैं ज़रा राना सनाउल्लाह साहब से दरख्वास्त करूँगा कि राना साहब अगर आप बुरा ना मनाएं, थोड़ा सा बताएंगे कि क्या आपने कभी कैद तन्हाई काटी है, कैसी होती है कैद तन्हाई, कोई एक्सपीरियंस है आपको? जी बिल्कुल, कैद तन्हाई जो है वो काटी है। मैं तकरीबन 7 माह रहा हूँ कैंप जेल में। उस वक्त पप्पी साहब की ही हुकूमत थी और मुझे मासवाए इसके कि मेरी फैमिली के जो यानी वाइफ, बेटी, बेटा और उसके अलावा कोई आदमी 7 माह में जो है वो मिल नहीं सका, और उनमें भी जो है वो 15-15 दिन का, 20-20 दिन का जो है वो वक़फ़ा हो जाता था। तो ये सारे अदवार, ये सारे जायके जो हैं वो हमने चखे हुए हैं, लेकिन हमने कभी भी जेल में बैठ के अदारों को या मुल्क की सलामती को जो है वदब तनकीद नहीं बनाया या जो है वो उसके ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं की। ठीक है, जिस सूरत हाल का बानी PTI को सामना है, ये उसको भी देखें कि ये जेल में जो है वो क्या करते रहे हैं, वहाँ पे बैठ के कहाँ तक जो है वो कौन सी जो है वो चीज़ें जो है वो मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क के अदारों के ख़िलाफ़ जो है वो करते रहे हैं। तो उसकी बुनियाद के ऊपर ही है वो पाबंदी लगी है, और अब भी अगर ये चाहें तो वो मामला जो है वो रिज़ॉल्व हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब पलवशा खान साहबा ज़रा आ जाते हैं नए सूबों की बहस पे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं पीपल्स पार्टी के, और बिलावल साहब के भी और मोहसिन नकवी साहब के भी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ज़रा सुनाइएगा। नकवी साहब हमारे बरखुरदार हैं, लेकिन कुछ वक्त से पहले बालिग हो गए हैं। अब ये मालूम नहीं है कि उन्होंने ये बात जो है वो अपनी ज़ाती कैपेसिटी में की है, लेकिन अपनी ज़ाती हैसियत में बात करना कैसे मुमकिन है जबकि वो इस वक्त एक काबीना के मेंबर है। सूबे बनाना कोई बुरी बात, सिवाय इसके कि जो पब्लिक को दरपेश प्रॉब्लम्स हैं, जो मुश्किलात हैं, जो इस वक्त बदअमनी है, जिंदगी अजीरन है, उससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए आपको हम सबको एक नई बहस में उलझा दिया। रोज रोज नया इशू उठाते हैं, फिर उस पर बहस होती है। ये सुबह पहले कई बार हो चुका है। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो जनूबी पंजाब सूबा बनाने की हमायत करती है, हज़ारा सूबा बनाने की भी हमायत करती है, लेकिन जब MQM कहती है कि सिंध में भी सूबे बनाओ, वहाँ पे वो उसकी मुखालफत करती है। तो अब आपकी पॉलिसी है क्या?
देखिए, जहाँ तक ये जनूबी पंजाब वाला सूबा है उसकी जहाँ तक मुझे याद है उनकी असेंबली ने इसको करारदाद को पास किया, जो कि वही तरीका है जो आइन में लिखा है। तो लिहाजा एक चीज़ का जब तरीका दर्ज है तो उस तरीके को अगर हम बाईपास करके एक चीज़ मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे किसी भी इकाई पर, तो वहाँ एक फ़साद मचने का बहुत ख़तरा है। और वो न सिर्फ फ़साद मचेगा बल्कि उसकी आड़ में फिर वो तमाम दुश्मन जो आपके हैं, जो चाहते हैं कि जो हमारे बकिया इस वक्त सूबे जो हैं वो अभी तक पुरसकून हैं, तो वो वहाँ भी आग लगाने में अपना किरदार और इस आग को भड़काने में पूरा अपना रोल अदा करेंगे। लिहाजा हमें ये सोचना है कि जब एक सूबे के लोग नहीं चाह रहे तो आप किस तरीके से यहाँ से बैठकर किसी एक शख्स की लॉजिक, किसी एक शख्स की मर्ज़ी, किसी एक शख्स की मंतक, कोई 2-4 बैठ गए उनकी मंतक, कोई पोल हो रहा है टीवी पर उसकी, ये बातें आप क्या समझते हैं कि उस विल ऑफ द पीपल को रिप्लेस कर सकती हैं? ठीक है। लिहाजा अगर उन्हें ये लगता है कि सूबा बनना चाहिए तो उनकी असेंबली पास कर देती, जो आइन का रास्ता है। उसके अलावा क्या रास्ता है? जी और नवाज बब्बी साहब, आपका क्या ख्याल है, नए सूबे बनने चाहिए? देखिए मीर साहब, फिर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे दोनों कुलीग्स हैं, बड़े सेनेटर साहबान हैं, इन दोनों जमातों को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है ग्रे एरियाज़ में, कभी भी कोई सीधी बात कोई भी नहीं कर पाएगा। अभी आप मुस्लिम लीग नून का पूरा बयानिया पूछ लीजिए, क्या आप सूबे बनाना चाहेंगे? और वो कहेंगे जी देखें पंजाब में तो सूबा नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे तो चीज़ें बहुत ज़बरदस्त मैनेज हो रही हैं। हाँ, अलबत्ता सिंध में सूबा बनाया जा सकता है क्योंकि मिस मैनेजमेंट है, करप्शन है और वहाँ पर लोगों के जो है ना गुर्बत बहुत ज़्यादा है। आप अल्टीमेटली जब पीपल्स पार्टी से पूछेंगे वो कहते हैं जी क्योंकि पंजाब वहाँ पे करारदाद पास हो चुकी है तो वहाँ जनूबी पंजाब सूबा बनाया जा सकता है। हाँ, अलबत्ता सिंध पे मुश्किल है क्योंकि सिंध धरती जो है ना हमारी माँ है और यहाँ पे ये तकसीम हमारी लाश के ऊपर से हो जाएगी। इनसे जब आप हज़ारा के पूछेंगे तो दोनों एग्री कर जाएंगे क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हमारी जमात अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब का व्यू आज बता दें तो इमरान खान साहब ने बड़ा क्लैरिटी से कहा था। उन्होंने कहा जी अगर आपने डिवीजन लेवल पे सूबे बनाए, अगर उसमें अवाम की फलाह है, अगर छोटी एडमिनिस्ट्रेशन होने से लोगों को फायदा, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा से शुरू करें। हमें यह मसला नहीं है कि आप हज़ारा सूबा अलहदा बनाएंगे तो हमारी हुकूमत गिर जाएगी। हुकूमतें मीर साहब बात की बात है, पहले अवाम की फलाह की, उनकी जो बेहतरी की बात हो सकती है। हमारे लिए पंजाब में भी सूबे बनने चाहिए, सिंध में भी बनने चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, जहां जहां सूबे बनने से अवाम का फायदा होना चाहिए। सो इसमें कोई, आप इन दोनों सियासी जमातों का नैरेटिव देख लें कि ये तकसीम की और मेन मेंटालिटी क्या है, वो एक पुरानी टेरिटोरियल सोच, हम अपनी तकसीम नहीं होने देंगे। ये कैसे हो सकता है कि पंजाब की तकसीम और हमारी हुकूमत अटक से शुरू हो और साहिवाल तक खत्म हो जाए? ये मियां चन्नू से लेकर सादकाबाद मेरी टेरिटरी से बाहर कैसे निकल सकता? नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। ये कैसे हो सकता है कि हैदराबाद से शुरू हो और घोटकी पे हमारी हुकूमत खत्म हो और हैदराबाद कराची किसी और के? नहीं, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इस मेंटालिटी से इन लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। लोग बहुत समझदार हो चुके हैं। मैं आज भी इमरान खान साहब की बात करता हूं, जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी दावेदार पीपल्स पार्टी बनती है। हमने वहां पे सेक्रेटेरिएट बनाया था जनूबी पंजाब का, मुल्तान और बहावलपुर में। आज वहां पे गधे और घोड़े बंधे हुए, आधा सेक्रेटेरिएट तैयार हो चुका है। एडिशनल आईजी पंजाब लाहौर ट्रांसफर हो गया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लाहौर ट्रांसफर हो गया, या डिप्टी सेक्रेटरी प्रोटोकॉल के लिए बैठाया हुआ है क्योंकि जनूबी पंजाब सूबा बनाना मुस्लिम लीग नून को वैसे ही सूट नहीं करता और पीपल्स पार्टी उसको सियासी नारा बना लेती। सो दोनों जमातें गैलरीज को खेलने जा रही हैं। अवाम की फलाह का सूबों के वाले से इनका कोई इम्पैक्ट, कोई फायदा नहीं है जी। अच्छा, नहीं, लेकिन इस पे इख्तिलाफ राय तो मौजूद है लेकिन कंसेंसस शायद नहीं होगा हो सका। हालांकि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब भी माजी में बहावलपुर सूबे और जनूबी पंजाब सूबे की हमायत करते हैं, लेकिन ये जो मोहसिन नकवी साहब की तजवीज़ आई है इसके बाद कुछ जो वफाकी काबीना के अरकान हैं उन्होंने उनकी तायद में भी बयान दिया है। कुछ बयानात मुखालफत में भी आ रहे हैं, कुछ तायद में भी आ रहे हैं। ज़रा सुन लेते हैं जो तायद में बयानात हैं वो किस किस ने दिए हैं। सूबे इंशाल्लाह बनेंगे, कंसेंसस से बनेंगे, इसी दौर में बनेंगे। नए सूबे बना देना, सूबे की तो चलें, मैं बेहतर है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हों, ये मेरी ज़ाती राय है। और उसमें ताकि एक गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को ज़्यादा इफेक्टिवली जो है आप उसको राइज कर सकें और बेहतर सर्विस डिलीवरी कर सकें अपने शहरियों के लिए, अपने पाकिस्तानियों के लिए। सूबे भी इसकी अशद ज़रूरत है, बल्कि अब तो आबादी अगर 25 करोड़ है तो उस लिहाज से देखे जाएं तो कितने सूबे बनने चाहिए? मजीद सूबे ज़रूर बनने चाहिए। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब, ये सरदार यूसुफ साहब फेडरल मिनिस्टर हैं, रज़ा याद हराज साहब फेडरल मिनिस्टर हैं, बैरिस्टर अकील साहब जो हैं ये स्टेट मिनिस्टर हैं, तीनों का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। तो ये नए सूबों की हमायत करें तो मुस्लिम लीग नून की बाकायदा पॉलिसी क्या है इस मामले पे?
देखिए, मुस्लिम लीग नून ने फ़िलहाल तो इस बारे में कोई अजलास मुनक्कद करके इसके ऊपर कोई डिबेट करने या कोई राय कायम करने के लिए जो है वो अजलास नहीं किया, और यकीनन इसके ऊपर अजलास होगा और मुस्लिम लीग नून अपनी राय जो है वो कायम करेगी। इससे पहले जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, पंजाब में मियाँ शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे। बीइंग लॉ मिनिस्टर मैंने ख़ुद एक करारदाद जो है वो पेश की थी, जिसमें हमने असम्बली से मुतफ़िक़ा तौर पे बहावलपुर और जनूबी पंजाब के लिए जो है सूबा बनाने के लिए और नेशनल कमीशन के क़याम के लिए जो है वो करारदाद पास की थी। इसी तरह से हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो हज़ारा सूबे के लिए वो बड़ी देर से जो है वो जदोजहद कर रहे हैं, और उनका ये मौक़िफ़ है कि हज़ारा सूबा जो है वो बनना चाहिए। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून जो है वो इस बारे में कोई एज सच जो है वो किसी रिजर्वेशन का शिकार नहीं है। जो तजवीज़ सामने आएगी, अगर उस तजवीज़ से आम आदमी को उसकी दहलीज़ के ऊपर उसके जो है वो मसाइल का हल मिलता है, तो वो मकामी यूनिट हो, सूबा हो या एक एम्पावर्ड जो है वो बलदियाती निज़ाम हो, इसमें कोई भी सूरत जो है उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए और जिसके ऊपर कंसेंसस हो जाए उसके मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। तो राणा साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो आइन में दिया गया रास्ता है नया सूबा बनाने का, उस रास्ते पे चलते हुए अगर कोई नया सूबा बनता है तो उस पर आपको एतराज़ नहीं है? नहीं मीर साहब, आइन के अलावा कोई और रास्ता है? आइन के अलावा रास्ता लोग बताते हैं ना, कुछ लोग बताते हैं, उस पर डिबेट्स हो रही हैं। लाहौर में कल सेमिनार नहीं, था। वो कौन लोग नहीं सुन लेना। हाँ, वो कौन लोग बताते हैं और क्या रास्ता बताते हैं, जरा हमें बताया जाए। हाँ, वो जिस तरह डॉक्टर ताउर रहमान साहब कहते हैं कि मुल्क में सदारती निज़ाम ले आओ, और एक और साहब हैं वो कहते हैं जी 24 सूबे होने चाहिए। एक और साहब है, उन्होंने किताब लिखी हुई है नए सूबों पे, वो कराची के एक बिजनेसमैन है, उन्होंने किताब लिख दी है इस पर कि जनाब अगर इंडिया में सूबे ज़्यादा हो सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकते। तो इसलिए मैंने तो जो पलवशा खान साहब आप भी वही बात कर रही हैं कि जो, लेकिन तरीक़ाकार तो जो 73 का आइन है हाँ, उसी के मुताबिक होगा ना। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, आप इससे इत्तेफाक करती हैं राणा साहब? अभी यही कहा था आपको कि इसके अलावा आइन के अलावा क्या रास्ता है। अगर आइन के अलावा किसी और रास्ते पे हम चलेंगे, तो मैंने आपसे जैसे कहा इस वक्त हमारे 2 सूबे तो एक जो है आग में जल रहे हैं, तो क्या हम तीसरे सूबे में भी कोई आग लगाना चाहेंगे? देखिए, ये करारदाद पंजाब असेंबली ने पास की, लेकिन आज कितने साल हो गए, उस पर कोई सूबा तो नहीं, पंजाब तो अपनी उसी शक्ल में है। लेकिन अगर किसी सूबे के लोग नहीं चाहते, मेरा ये सवाल है, तो क्या आप यहाँ से बैठकर उस सूबे पे अपनी मर्जी मुसल्लत कर सकते हैं कि आए हम आपके हिस्से बखरे कर दें? और वो नहीं चाह रहे, वो अपने हाल में खुश हैं। ये कौन डिटरमिन करेगा कि किस सूबे के अवाम क्या चाह रहे हैं, अगर उस सूबे की असेंबली उस करारदाद को अडॉप्ट नहीं करती? कुछ टीवी चैनल्स पे सर्वे हो रहे हैं, आज मैं देख रहा था, रेफरेंडम की बातें हैं, सर्वे हैं, लोगों ने अपने एक सर्वे में कहा गया कि 97% पाकिस्तानी जो है वो नए सूबों के हमायती हैं। कौन है वो 97%? और सर्वे जो है वो किया गया जी सोशल मीडिया पे। अच्छा, अगर 97% है तो उसमें से 7% को भी वो कहीं दिखा दें, पूरे पाकिस्तान में दिखा दें। 97 में से 7%। तो इस पर आपका और मुस्लिम लीग नून का इत्तेफाक है कि रास्ता ये है कि जो आइन में लिखा हुआ है, फिर उस रास्ते पे चल के आप सूबा बना लें। बपी साहब, आपका क्या ख्याल है कि जो आइन का रास्ता है वही असल रास्ता है? मीर साहब, पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट जो मेरी नज़र में है, पता नहीं इसके ऊपर आपका ये मुझे पीका ना लग जाए, बट आइन की बालादस्ती का जो कॉन्सेप्ट है, ये पाकिस्तान के अवाम की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। हर वो चीज़ जो इस वक्त के हुक्मरानों को सूट करती है, वो आइन की बालादस्ती सामने ला के कहते हैं क्योंकि आइन में ये नहीं लिखा हुआ इसलिए तुम्हारी फलाह नहीं हो सकता। को मुझे बताएगा, जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को 20 लोग उसके तोड़ के आपने सिंध हाउस में बिठाए थे, वो आइन में लिखा था कि आप 20 लोग फ्लोर क्रॉसिंग करा के उनकी वोटिंग करा के उसकी क्या आइन में लिखा हुआ था कि आप 26वीं तरमीम लेके आएंगे और एक सुप्रीम कोर्ट में से नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट निकाल के एफसीसी कोर्ट बना देंगे और इमरान खान के सारे केसेस उसकी तरफ भेज देंगे क्योंकि नैब के केसेस उसकी तरफ दिलाना था कि अभी आपने जिस पीका एक्ट का जिक्र किया कि कहीं आप पर वो पीका एक्ट ना लग जाए, तो वो पीका एक्ट जो है उसको एक सदारती ऑर्डिनेंस की सूरत में आप ही की जमात की हुकूमत जो है उसने नाफिज किया था,
उससे पहले मुस्लिम लीग नून उसको एक्ट के तौर पे 2016 में लेके आई थी, आपने 2021 में उसको सदारती ऑर्डिनेंस बना दिया, और अब जो असेंबली है उसने 2025 में उसको मजीद सख्त कर दिया है। तो ये सब आप सबका एक मुश्तरका कारनामा है पी का। तो इससे डरना है तो आप डरते रहे, हम तो नहीं डरते, हम नहीं डरते इससे, आप डरें। कम से कम फाइनल जो गुनाह है वो तो इस हुकूमत के हक में आया। मेरा सिर्फ आखिरी सवाल ये था, वो कौन सा आइन है जो इस वक्त आपको तमाम वो काम करने की इजाजत है जो आपको सर्व कर रही होती है, जो सिस्टम में आपको मजबूत कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि आपने जजेस को ट्रांसफर करना था इस्लामाबाद से बाहर, और बाहर के जजेस को लाना था, आपने फौरन आइन की बालादस्ती और आइन को चेंज कर दिया। हर वो चीज जिसमें अवाम की बालादस्ती नहीं होगी, इनकी बालादस्ती होगी, वो सूट कर जाएगा। अदरवाइज जब अवाम की बात होगी, देखें जी दरमियान में आइन है, कानून को लेके आ जाए। अब क्या पीपल्स पार्टी का कोई एमपी है जो सिंध असेंबली से इनके बोर्ड पे इलेक्ट हुआ है, वो कभी कहेगा कि जनाब मैंने वोट देना, आप सिंध की तकसीम करें? देखिए सिंध के किसी सिंधी से जाके पूछ लें, आप पंजाब में पंजाबी से किसी पूछें, आप खैबर पख्तून में हजारों, वो लोग चाहते हैं कि उनकी। अब ये बताएं होती है, राणा साहब कुछ पूछ रहे हैं आपसे, घोटकी वाला, मीर साहब एक मिनट, राणा साहब कुछ पूछ रहे हैं आपसे। जब घोटकी वाला कराची जाएगा तो उसको तकलीफ होगी, लेकिन क्योंकि इनका माइंड नहीं मानता इसलिए। राणा साहब आप क्या पूछ रहे थे? राणा साहब क्या पूछ रहे थे आप? नहीं, मैंने कहा कि बप्पी साहब अगर इस तरह से जो है वो बात करें तो वो तो सैकड़ों बातें गिनवाई जा सकती हैं जो इन्होंने भी जो है वो इसी तरह से आइन को बाला ताक रख के की हुई है। लेकिन वो ये फरमाए कि सूबों के क़याम का आइन में जो तरीक़ाकार दर्ज है उसके अलावा कोई और तरीका उनके जहन में है तो वो फरमाएं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हाँ, तो एक मैं इधर एक ब्रेक ले लेता हूँ जी, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। एक तरफ पाकिस्तान में नए सूबे बनाने की बहस चल रही है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं जी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ जमात इस्लामी जो है उसने सड़कें बंद करने का ऐलान कर दिया है 7 अगस्त को। हाफिज नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी क्या कह रहे हैं, जरा सुने। महंगाई के खिलाफ, इन माफियाज के खिलाफ और पेट्रोलियम की कीमतों के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं। 7 अगस्त को पूरे पाकिस्तान की शाहराहों को बंद करेंगे इंशाअल्लाह। जी राना सनाउल्लाह साहब, ये जमात इस्लामी आमतौर पे इस तरह के ऐलानात करती नहीं है, लेकिन अब वो कह रहे हैं जी 7 अगस्त को हम पूरे पाकिस्तान की शाहराहें बंद कर देंगे। तो ये ऐलान जो है क्या नहीं जी, क्या जमात इस्लामी कभी कभी ऐसे ऐलान कर देती है लेकिन उनके ऊपर अमल नहीं करती। अच्छा, तो आपके ख्याल में ऐलान उन्होंने कर दिया है लेकिन 7 अगस्त को इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे। अच्छा, लेकिन एक इनके साथ ही एक पाकिस्तान में एक तंजीम है आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद, उसके सदर हैं मलिक शहजाद अवान साहब, इन्होंने भी एक ऐलान किया, वो भी सुनाए जी। वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर डीजल पेट्रोल की कीमतों में तब्दीली का फेडरल गवर्नमेंट का डिसीजन हो, विद होल्डिंग टैक्स, टूल टैक्स में इजाफा हो, वफाक, पंजाब, सिंध उनकी तरफ से जो मुआहदे किए गए उस पर अमल दरामद ना होने की वजह से आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद में मौजूद मुतफ़िक़ा तौर पर 8 अगस्त से बरोज़ हफ्ते के दिन से हम मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान करते हैं। जी राना साहब, अब ये 7 अगस्त को जमात इस्लामी, 8 अगस्त को ट्रांसपोर्टर्स, ये क्या चक्कर क्या चल रहा है? मेरा ख्याल है कि ये गुड्स एसोसिएशन जो है इसको मुतल्लिका लोगों को और सूबाई हुकूमतों को जो है वो इंगेज करना चाहिए और इस बारे में इनके साथ बैठ के जिस हद तक इनको अकोमोडेट किया जा सकता है और इनके मामलात को रिजॉल्व किया जा सकता है रिजॉल्व करने चाहिए। कुछ इनकी शिकायत ऐसी हैं कि जो रिजॉल्व हो सकती हैं और वो वाकई उसमें जस्टिफाइड है। ठीक है। अच्छा पल्लव शाह साहब, ये बताएं, आप 7 अगस्त को जमात इस्लामी की जो सड़कें बंद करने की कॉल है उसकी हमायत करते हैं? नहीं, देखिए मुझे नहीं पता जमात इस्लामी कर भी पाएगी कि नहीं, आज तक तो मैंने नहीं कोई ऐसा खातिर खा कोई नतीजा देखा उनके ऐलानात का। लेकिन बहरहाल ये एक मसला है कि रोज़ाना की बुनियाद पे जो फार्मूला है इस पे लोगों को बड़े एतराज़ात हैं और आज तो वैसे भी तेल की कीमतें आलमी तौर पर गिर गई हैं, काफ़ी उसमें कमी आई है। तो ये रोज़ाना की बुनियाद वाला जो है ये तो ज़ाहिर स्पेकुलेशन और कोई इसको उस पर जैसे मर्ज़ी कराए ले, रोज़ कौन कराए चेंज करता है। लिहाजा ये उनकी इस बात में दम है, इस पर वज़ीर आज़म साहब गौर फरमा लें।
लेकिन इससे बड़े बड़े जो मसले हैं उन पे हम बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। वो कौन सा बड़ा वो यही मसले हैं जो ये आपका हर टीवी चैनल जो है अब एक सर्वे कर रहा है, लोगों की एक राय आमा की एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह अलग बात है कि दिखाने को कोई एक शख्स नहीं। अब जैसे बप्पी साहब कह रहे थे कि कोई पीपल्स पार्टी का बंदा वहाँ ये करारदाद नहीं पेश करेगा, तो उस ऐवान में और भी तो लोग हैं, उस ऐवान में और लोग हैं, कोई और पेश कर दे। लेकिन आपने आज देखा कि अक्रॉस द डिवाइड, असद उमर साहब की भी मैंने बयान सुना जिन्होंने कहा कि हर सिंधी इसके लिए लड़ेगा, कोई इसको एग्री नहीं करेगा। लिहाजा आपको यहाँ बैठकर किसी और सूबे के सेंटिमेंट्स और उनकी जो धरती है, जो पाकिस्तान की धरती है और जो वहाँ के रिहायशी हैं, उन पर मुसल्लत आप नहीं कर सकते कि आप एक छुरी लेके उनकी काट पीट कर देंगे। तो लिहाजा इस पे हमें बात करनी चाहिए कि इसके नतीजे में जो वहाँ आग लगेगी उसको कौन बुझाएगा। अच्छा बप्पी साहब, ये जो जमात इस्लामी ने 7 अगस्त को सड़कें बंद करने की कॉल दी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मीर साहब, ये मेरा टॉपिक तो नहीं है, ऑब्वियसली मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, अनचार्टेड टेरिटरी है, लेकिन एक चीज़ बताऊँ, जमात इस्लामी हो, ऑल पाकिस्तान गुड्स वाले हों, इन तमाम चीज़ों में एक कम अज़ कम चीज़ हमें कॉमन नज़र आती है, वो है इस गवर्नमेंट की नाअहली। इस गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा इशू है वो 2 है। एक तो अवाम की किसी भी तकलीफ से इनसेंसिटिव होना, यानी कि उससे ममासलत ना रखना कि यार अवाम में क्या तकलीफ है, और कहीं पे अगर कोई पॉलिटिकल एंगेजमेंट जो कि एक रियासत को एज अ माँ करनी चाहिए वो ना करना। सो अगर गुर्बत है या महंगाई है या तेल की कीमतें डेली बढ़ रही हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं, जिम्मेदार बर्बाद हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर कहीं पे इनकी एंगेजमेंट चाहिए कि कश्मीर में मामलात है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो चाहिए, बलोचिस्तान के मामलात के लिए शहबाज शरीफ साहब को कुछ करना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा में आपको सुहेल अफरीदी से बात करनी चाहिए, तो यहाँ पे जो पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती जा रही है, जहाँ पे महंगाई के मामलात हैं, गंदम के इशूज़ हैं, दे डोंट फील इनसेंसिटिव कि हमें इसको हैंडल करना चाहिए, बिकॉज वो समझते हैं कि इनकी हैंडलिंग से चीज़ें शायद और ख़राब हो जाएंगी। देखिए, जब आप आवाम का मैंडेट ना लेके आए हो तो हर चीज़ आसान लगती है, और हर मसले का हल फिर आप एक ही तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि जब वहाँ से इशारा आएगा तो फिर देखेंगे, अदरवाइज वो खुद हैंडल करेंगे। ये जो मोहसिन नकवी साहब की जो स्टेटमेंट थी, अगर आप उसका बैकग्राउंड देखें, मैं उसका वो स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, पर एक चीज़ नज़र आती है कि मुझे लगता है कि शायद अब अरबाब इक़्तिदार इनका एक्सेस लगेज, ये जो बोझ है वो भी उठा उठा के थक गए, यानी कि लाए तो थे लेकिन नाअहल ऐसे अरबाब इख्तियार, एक मिनट वक्त आ गया, एक मिनट बप्पी साहब, अरबाब इख्तियार में तो वो खुद भी शामिल हैं, और मोहसिन नकवी साहब खुद भी वज़ीर दाखिला हैं, वो अरबाब इख्तियार नहीं है, तो उन्होंने क्या पता जी अगले निज़ाम में भी कहीं शामिल हो, क्या पता जी। इस पर तो राना साहब आप ही बताएं, ये अरबाब इख्तियार का क्या मतलब है? कि बप्पी साहब को लग रहा है कि जी कोई आपका बोझ उठा के थक गया है तो वो अब उतारना चाहता है बोझ, और मोहसिन नकवी अगले सेटअप में भी शामिल होगा, और उनसे बप्पी साहब की जो हमदर्दी है वो तो जो है वो लायक दीद है। आज बप्पी साहब को पता नहीं क्या मसला है, आप उनसे क्वेश्चन कोई करते हैं वो किसी और तरफ को निकल जाते हैं। हाँ, ये आपने वैसे बात जो नोट की है, ये और भी कुछ लोगों ने नोट की होगी, तो बप्पी साहब इस पे मैं मज़ीद आपसे गुफ्तगू करूँगा कि ये जो आज आपके जवाब हैं बड़े लायके दीद हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा लायके दीद करते हैं। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। ओनबास बप्पी साहब, ये जो आपने मोहसिन नकवी साहब के बयान की एक इंटरप्रिटेशन की है या तशरीह की है, उससे कुछ लोग ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि आप इनडायरेक्टली मोहसिन नकवी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये कहना दुरुस्त है? नहीं ना जी, कोई ऐसा शख्स जो किसी और की रिप्रेजेंटेशन कर रहा, कम से कम तहरीक इंसाफ वाला, मीर साहब उसकी सपोर्ट नहीं कर सकता। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने हिट लिया है डायरेक्टली। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि इनकी सफ़ों में जो दरार पैदा हो चुकी है उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा शाखसाना मौजूद है कि मामलात ख़राब हो चुके हैं। जो भी कुछ हो, हम कम अज़ कम उस निज़ाम का हिस्सा नहीं हो सकते। हमारी लड़ाई और हमारी जो आइडियोलॉजी है वो सबके सामने है कि हमने कहाँ से जंग शुरू की थी और कहाँ को जाई थी। आज 5 अगस्त के दिन भी हमने साबित किया कि हम मज़ाहमत में खड़े हैं और हम मज़ाहमत में ही रहेंगे। जो असल चीज़ देखने की है कि ये जो आपस में सेम पेज वाली जो कहानी थी, कहीं कम अज़ कम अब इनकी भी ख़राब होने वाली है, जो हमारी नहीं चल सकी
की थी, अब वो इनकी भी नहीं चल पा रही। और उसका आप अगर पिछले एक हफ्ते के बयान देख लें तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट तो एक आई है, सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दी है कि जी नस्ल दर नस्ल ये फॉर्म 47 की पैदावार है। ये मेरी स्टेटमेंट तो नहीं है, और राना साहब की और ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट है कि अगर आपने करप्शन की जड़ ढूंढनी है तो जाए पीपल्स पार्टी की तरफ देखें। ये खुदा का निज़ाम है, जब किसी ने एक्सपोज होना है, जब किसी ने अया होना है तो खुद ब खुद ऐसे कुछ झेड़े पैदा हो जाएंगे कि एक दूसरे के हमारी बात को सुने ना सुने, कम से कम इनकी कहानी अब आगे चलती मुझे नजर नहीं आ रही। पलवश शाह साहबा ये बताएं कि सदर जरदारी जो हैं वो नून लीग के वोटों से सदर बने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के वोटों से वज़ीर आज़म बने। तो ये जो आजकल इख्तलाफात चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है, बहुत से लोगों का ख्याल है कि बस ये एक वक्ती फेज़ है, 5-10 दिन में मामला ख़त्म हो जाएगा। देखिए तो अब हालात बताएंगे मामला ख़त्म होगा या मामला कहाँ जाएगा, लेकिन बहरहाल जो इस मामले के पीछे जो जिस वजह से मामलात यहाँ तक पहुँचे हैं वो वजूहात तो अपनी जगह पे कायम हैं। और अब इतना हर जगह से वापसी का रास्ता तलाश करना और वापसी का रास्ता मिल जाना हर दफ़ा वो मुमकिन भी नहीं होता, इतना आसान भी नहीं होता सियासी तौर पर भी। आखिर हमने भी लोगों अच्छा, अब को सदर जरदारी साहब जो हैं उनके पास कुछ हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री की समरी गई, उन्होंने उस पर अभी तक दस्तखत नहीं किए। अब अगर वो मज़ीद 10-15 दिन दस्तखत नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आइनी तरीके से वो समरी जो है वो वज़ीर आज़म उसको अप्रूव कर देंगे। तो क्या इससे हम अंदाज़ा लगाएं कि सदर साहब भी नाराज़ से हैं? देखिए मेरी सदर साहब से इस मामले में बात तो नहीं हुई, लेकिन अगर उनके पास इख्तियार है कि वो दस्तखत ना करें तो ये उनका हक़ है, वो इस इख्तियार को इस्तेमाल करें। लेकिन एक बात मैं आपको ऑन आवाज़ पप्पी साहब को कहना चाहती हूँ कि हमारी बात बने या बिगड़े, और अगर बिगड़ भी जाए तो इनको कुछ नहीं मिलेगा उसमें से। अच्छा वो कैसे? ये फिर भी वहीं के वहीं रहेंगे। हम भी हो सकता है इनके करीब कहीं पहुँच जाएँ, आस पास ही कहीं, लेकिन इनका उसमें से कोई भला नहीं। आस पास कहीं का क्या मतलब है? जेल मतलब अगर यही कह रहे हैं ना कि अगर ख़त्म हो जाता है एक पेज और हम पे कोई अताब आ जाता है तो कहीं ना कहीं तो होगा ना कोई सारे इधर उधर होंगे, लेकिन ये फिर भी वहीं होंगे तो फ़ायदा। अच्छा, तो राना साहब ये जो गुफ्तगू है इससे लोग अब बहुत से अंदाजे लगा रहे होंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप वकील भी हैं, कि ये जो सदर जरदारी साहब ने हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री की एक समरी है उस पर अभी तक दस्तखत नहीं किए। वैसे वो काफ़ी दिन से कराची में थे, आज रात को वो इस्लामाबाद वापस आ रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, वापस आके वो दस्तखत कर देंगे या फिर ये मामला जो है ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात की नज़र हो जाएगा? मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब जो है वो इस मामले को इस तरह से जो है वो आइनी जो है वो सवाबदीद पे नहीं जाने देंगे, और इस मामले में वो जो भी एक मुफाहमत का रास्ता निकलेगा उसके मुताबिक वो इसको जो है वो साइन कर देंगे। लेकिन इस बात को जो अभी हो रही थी उसको मैं भी शेयर करना चाहता हूँ कि अब आप जो है वो कसम पुरसी का हाल देखें PTI का, कि बप्पी साहब ये कह रहे हैं कि इनकी भी बात बिगड़ने वाली है जैसे ही हमारी बिगड़ गई थी। अच्छा तो भाई जैसे आपकी बिगड़ गई थी अब हमारी बिगड़ जाएगी, लेकिन आपकी दोबारा नहीं बननी। आप इस बात का भी ख्याल रखें। अच्छा बप्पी साहब, इसका क्या जवाब आप देंगे कि पलवशा बीबी ये कह रही हैं कि अगर हमारी बात बिगड़ भी गई, यानी कि अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी की बिगड़ भी गई तो आपको फिर भी कुछ नहीं मिलना? मैं एग्री करता हूँ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, और हम दोबारा शायद उस 1 पेज या सेम पेज पे आना भी नहीं चाहते। मीर साहब, इस मुल्क का जो प्रॉब्लम है, ये जो एक सो कॉल्ड हाइब्रिड निज़ाम जो अभी नून लीग की गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी के अलायंस से एक जन्म ले चुका है, ये शायद मतलब एक बहुत अच्छा लग रहा हो, लेकिन हम इसको पहले देख चुके हैं। हमें भी शायद उस वक्त 1 पेज बहुत अच्छा लग रहा था, सेम पेज इनको भी बहुत अच्छा लग रहा है जब हुकूमत में होते हैं। अल्टीमेटली एक पेज पे अगर होना ही है तो किसी भी हुकूमत को अवाम के साथ एक पेज पे होना चाहिए। अगर आप अवाम से इनडिफरेंट हो जाते हैं उनकी तकलीफों से और आप कहते हैं और सियासी जमातों को एक पेज पे होना चाहिए, सेम पेज पे चल के हम हुकूमत गुजार लेंगे, ये मुश्किल हो जाता है। ये सोच को थोड़ा बदलना पड़ेगा। ये 1 पेज पॉलिसी सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक पूरे 4 सूबों की इकाइयों में शायद बराबरी की बुनियाद पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब मैं आखिर में एक बात करना चाह रहा हूँ। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, राना सनाउल्लाह साहब, पलवशा खान साहब और ओनबाज बप्पी साहब। लेकिन मैं चाहूँगा कि आखिर में ज़रा एक छोटी सी वीडियो है, ये ज़रा आप चला दें कि लाहौर में आज एक सहाफ़ी है, उसको बहुत मारा पीटा गया, पुलिस ने उसको बहुत मारा पीटा
और पीछे से सहाफ़ी कह भी रहे थे भाई ये वकील नहीं है, ये सहाफ़ी है, इसको मत मारें। लेकिन पुलिस वाले उसको मुसलसल मारते रहे और आखिर में उसको जाके जो प्रिजनर्स वैन है उसमें बंद किया, और बंद करने के बाद फिर जब उनकी तसल्ली होगी कि इसको काफ़ी फेंटी लगा दिया, उसके बाद फिर उसको काफ़ी देर बाद उन्होंने छोड़ दिया। तो शायद कोई मैसेज था जो सहाफ़ियों को दिया गया है, और मैसेज जो है जी वो रिसीव हो गया है। लेकिन इस किस्म के मैसेजेस जो हैं ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में भी दिए जाते थे, उससे पहले जो हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की उसके दौर में भी दिए जाते थे, उससे पहले जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उसके दौर में भी दिए जाते थे। लेकिन हमने एक चीज़ देखी है तारीख़ी तनाजुर में, मैं तारीख़ की बात कर रहा हूँ, और ये जो एविडेंस है वीडियो की शक्ल में मेरे पास मौजूद है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब वज़ीर आज़म थे उस ज़माने की भी मौजूद है, फिर नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने उस ज़माने की भी मौजूद है, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने उस ज़माने की भी मौजूद है, कि जब पुलिस जो है वो सहाफ़ियों को इस तरह सड़कों पे खुलेआम मारना शुरू करती है, उनको घसीटती है, उन पे मुकदमे बनाती है, उनको जेलों में डालती है और नत नए कवानीन बना के उनको खौफजदा करने की कोशिश करती है, तो उसका मतलब ये होता है कि हुकूमत जो है ये कमज़ोर हो चुकी है, ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। ये तो वैसे मैंने पंजाब हुकूमत की बात की है, लेकिन जो तारीख़ी तनाजुर में मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ वो अगर आप समझदार हैं तो समझ जाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।